हेलो भाइयों, जियो स्टैंड चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने हिंदी के पिछली वाली क्लास में आपको स्वर के बारे में बताया था। स्वर की कुछ चीज़ें रह गई थी, आज हम थोड़ा बहुत देखेंगे, उसके बाद हम व्यंजन की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, मैंने स्वर के बारे में आपको बताया था कि इसको बोलने में किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व में पाए जाते हैं। मैंने आपको मात्राओं को भी बताया था, 11 मात्राएं होती हैं, टोटल हिंदी 52 अक्षर होते हैं और मूलतः 44 होते हैं। तो आपको इतना तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, उसके बाद संयुक्त स्वर होते हैं, उसके बाद पुल्लित स्वर होता है। ह्रस्व से यदि ह्रस्व स्वयं सबसे कम समय लेता है, लेकिन ह्रस्व से दुगुना समय लगे तो दीर्घ कहलाता है, ह्रस्व से तिगुना समय लगे तो पुल्लित स्वर कहलाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा। आज हम देखेंगे अयोगवाह वर्ण। तो अयोगवाह वर्ण क्या होता है? आपने जब मात्रा देखा होगा, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था, तो मैं अंग और आह की 2 मात्राएँ मैंने बताया था। ये 2 मात्राएँ यही हैं, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अंग वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं अनुस्वार, और आह वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं विसर्ग। इसे ही चंद्रबिंदु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। हा कौन सा? ये विसर्ग वाला जो होता है, इसका उच्चारण हा की तरह करते हैं। संस्कृत में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको अयोगवाह क्लियर हो गया होगा। अब एक होता है द्विगुत या आगत व्यंजन, ठीक है, ये व्यंजन होता है। तो सबसे पहले आपको व्यंजन क्या होता है ये भी जान लीजिए। थोड़ा मैं बता दूं इसको बारे में, जानिए कि द्विगुत और आगत व्यंजन क्या होता है। तो जैसे पढ़ाई है, ठीक है। अब ये पढ़ाई जो है, इसमें जो ढा लिखा है, ये जो है क्या है? द्विगुत या आगत व्यंजन है। तो जा, फा, ये हल्का अरबी शब्द आ जाता है, जा और फा, लेकिन ढा और ढा जो होता है ये द्विगुत या आगत व्यंजन होते हैं। इसे तुर्की शब्द के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कह रहा, आ को हम शहीद वर्ण कहते हैं, ठीक है। आ जो है एक शहीद वर्ण है, ये सभी के साथ जुड़ता है, इसलिए इसको शहीद कहा जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अनुस्वार क्या होता है? तो इसमें वायु नाक से निकलती है। आप इसको जान लीजिएगा कि अनुस्वार जो होता है उससे वायु हमारे सांस की जो होती है वो नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक से वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। दोनों में मूल अंतर यही है कि अनुस्वार का वायु जो होता है वो नाक से निकलता है, जबकि अनुनासिक जो होता है उसका वायु जो है मुंह और नाक दोनों से निकलता है। कोई भी स्टैंडर्ड में पूछ सकता है कि बताइए, आप इंटरव्यू में कहीं भी जाएंगे तो आपसे बेसिकली हिंदी पूछेगा, या बीएड वगैरह पेपर में देखें तो पूछ लेता है कि अनुनासिक इनमें से कौन सा सही है? वायु का नाक से निकलना, वायु का मुंह से निकलना, वायु का मुंह और नाक दोनों से निकलना, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक वायु का नाक और मुंह से निकलना राइट आंसर होगा। नोट, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है तथा स्वरों की संख्या कुल 11 होती है, ठीक है। ये तो मैंने आपको पूर्व बताया था। अब आज से व्यंजन शुरू होगा, ठीक है। चलिए हम लोग व्यंजन आज शुरू करते हैं। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि व्यंजन किसको कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, अर्थात जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। आप ऐसे भी इसका परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, व्यंजन कहलाता है, ठीक। उसके बाद व्यंजन की मूल संख्या कुल होती है 33 मूल संख्या, और कुल 39 होती है। अभी देखेंगे कैसे होती है। और स्वर हमारे 4 होते हैं, ये मूल होते हैं। स्वर मूलतः 4 होते हैं, लेकिन टोटल 11 होते हैं। जिस प्रकार स्वर मूलतः 11 होते हैं, लेकिन जो आइडियल स्वर होता है, ओरिजिनल स्वर होता है, जिससे मिलकर सभी स्वर नहीं बने होते हैं, जो स्वयं में स्वर होता है, वो 4 ही हैं। कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब 11 मात्राएं तो अब मैंने ऊपर पीछे गिनवाया था, बार बार इसको नहीं गिनवाऊंगा, नहीं तो आप भी कहेंगे क्या बता रहे हो यार, बार रिवीजन, ठीक है। अब 39 व्यंजनों के बारे में देखेंगे कौन कौन से हैं। व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजनों को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, ठीक है।
पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है संयुक्त व्यंजन और तीसरा होता है द्वित व्यंजन। द्वित, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का सही तरीके से प्रयोग करना हमें सीखना चाहिए, साथ साथ वर्तनी का शुद्धिकरण भी हिंदी में होना चाहिए। देखिए होता क्या है, मैं जब छोटी कक्षाओं में था तो मेरा नंबर पहले बहुत कम आता था, तो मैंने सोचा कि मुझे यार आता भी है लेकिन नंबर मेरा क्यों आता है। तो मुझे बाद में पता चला कि कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस है, जो मैं भाषा का प्रयोग करता हूँ वो मैं सही तरीके से लिखता ही नहीं हूँ। मेरी वर्तनी बहुत गलत हुआ करती थी, इस कारण मुझे नंबर कम मिला करते थे। बाद में जब मैंने वर्तनी शुद्धिकरण किया तो मुझे जितना उतना पढ़ने की ज़रूरतें नहीं पड़ती थी, उससे ज़्यादा नंबर मुझे मिल जाता था। कोई भी एग्ज़ाम आपको देखता है तो उसमें आपको महारत हासिल करनी है, आप उस मामले में जानते रहिए, सटीक उत्तर दे दीजिए, बस वही बहुत है, उसमें रिसर्च आपको नहीं करना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अपनी बातों को ठीक तरीके से अभिव्यक्ति करना ही आना चाहिए आपको। आप जितना पढ़े हैं उतना बता ले जाइए, वही बहुत है, ठीक है। तो पहला हुआ स्पर्श व्यंजन, दूसरा हुआ संयुक्त व्यंजन, तीसरा द्वितीय व्यंजन। अब हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन क्या। स्पर्श का मतलब होता है कि जिह्वा से स्पर्श कोई करे तो उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन को हम आगे देखेंगे। तो स्पर्श व्यंजन पर देखते हैं, इनकी संख्या 33 होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये स्वयं तो 33 होते हैं स्पर्श व्यंजन, और इनकी संख्या जो होती है वो स्वयं अपने में 3 भागों में बटे हुए हैं। चलिए कौन कौन से भाग हैं स्पर्श व्यंजन के देखते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन के जो 3 भाग है, इसमें पहला होता है वर्गीय व्यंजन, ठीक है। जैसे का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है, ठीक है। और दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, 4 होती है इनकी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। जो हमारा व्यंजन है उसमें मैंने आपको पूरे पहले बताया था कि वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन 33 में से ये जो है आपके 25 4 29 और 29 4 33, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अब स्पर्श व्यंजन को 3 भागों में जो बांटा गया है, इसमें वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, हम इसको पर्टिकुलरली देखेंगे एक एक चीज़ क्या होता है। सबसे पहला वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन किसको कहते हैं? आपने सबसे पहले आप व्यंजन को जानते ही हैं कि का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा आड़ा ता था दा धाना पा फा बा भा मा यारा लावा शाका सा छत्रिंग्या, ठीक है। हम लोगों को याद है बचपन से ही ये सब चीज़ें। तो ये आपका जो है सब व्यंजन है, ठीक है। क्यों व्यंजन है आप देख लीजिए। इसको आधा का और धन आ, देखिए व्यंजन हुआ कि नहीं हुआ, खा धन आ, आधा खा धन आ, तो ये भी सब व्यंजन हुए ना। तो इसी कारण इसको व्यंजन बोला जाता है, मतलब ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब इसमें देखिए ये 5 की कड़ी में चल रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो इन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहेंगे। इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं का वर्ग, ठीक है। इसको बोलते हैं चा वर्ग, इसको बोलते हैं टा वर्ग, जो जैसा है इसको बोलते हैं हम ता वर्ग, और इसको बोलते हैं हम पा वर्ग, ठीक है। आई होप यहाँ से क्लियर हुआ होगा। यही है वर्गीय व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। अब इनको गिनिए तो 1 2 3 4 5, 25 हुआ कि नहीं हुआ? 25 हो गए। तो इसीलिए वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 बताई गई है। अब अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। यह है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा ला वा। उसमें या और वाह इसको अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन मूलतः 4 होते हैं, या और वाह को अर्धस्वर कहा जाता है। तो ये चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रहना चाहिए। आप बेसिकली इसमें या रा ला वा को आप याद कर लीजिए, एक अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं? तो ऊष्म व्यंजन होता है सा, खा, शा और हा। ऐसे व्यंजन जिनको मुख से बोलने पर गर्म हवा बाहर निकलती है उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसे हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। खा, फा, जा फारसी वर्ड कहता है, जा नहीं होता है, जा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ऊपर स्पर्श व्यंजन पढ़ा था, अब संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं, क्योंकि उसको भी 3 भाग होते हैं ना स्पर्श व्यंजन के।
अब संयुक्त व्यंजन का दूसरा, अब ऊपर वाला व्यंजन का दूसरा भाग संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जो होता है उसमें ये छ, त्रि, ज्ञ और स्राह बोला जाता है। संयुक्त व्यंजन को छ, त्रि, ज्ञ और स्राह बोला जाता है। इसमें तो ऐसा नहीं पूछते हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि भैया स्पर्श जो है, स्पर्श व्यंजन तो आप ऊपर बता दिए, वर्गीय व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है और संघर्षी ऊष्म व्यंजन होता है, संघर्षी व्यंजन होता है। दूसरा व्यंजन का प्रकार होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। छ, त्रि, ज्ञ और स्राह 4 इसके होते हैं अंग। अब छ किससे बनता है? जैसे छतरी वाला छ किससे बनता है? तो का और खटकोट वाला जो होता है शा से छ बनता है, ठीक है। त्रा है तो आधा ता का जो होगा वो आधा ही होगा, पूरा उसमें आगे मात्रा स्वर नहीं जुड़ा होगा, ठीक है। त्रा जो होता है आधा ता और रा से त्रा बन जाता है, ठीक है। ज्ञ है आधा ज्ञ और या। बाबा राम देखो ज्ञानी कभी नहीं बोलता है, वो ज्ञानी बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। वैसा किस लिए बोलते हैं? क्योंकि उनका वर्णों पर पकड़ है, वर्ण के बारे में जानते हैं, इसलिए विज्ञान को आप कभी उनके मुँह से सुनिएगा तो बाबा रामदेव विज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। तो आधा जा और इया दोनों मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और स्रा को क्या बोलते हैं? तो जो ये सलजम वाला सा है और रा दोनों मिलकर के स्रा का निर्माण करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आज आपको इसको याद करना है, चूँकि यही चीज़ पूछते हैं कि छा किससे मिलकर बना है। सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगी, जानते हैं कहाँ पे? ज्ञ में। ज्ञ किससे बनता है? तो आधा जा और यहाँ से, ठीक है। बाकी तो आप बता ले जाएंगे। एक कन्फ्यूजन आपको ये स्रा और छा के बारे में होगा। तो स्रा जो होता है उसमें सलजम वाला सा लगता है और छा में आधा जो पूरा सा लगेगा वो खटकोट वाला लगेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? इन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ की सहायता से होता है। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनका उच्चारण जो होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के सहायता से होता है। इनकी कुल संख्या होती है 16। स्पर्श व्यंजनों को उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि वर्गीय व्यंजन में कि ये जो है पूरा का पूरा वर्ग है, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। तो आप जान लीजिए कि ये होता है बगलवा। का वर्ग को हमको कंठ का प्रयोग करते हैं, चा वर्ग को तालु कहते हैं, टा वर्ग को मूर्धा कहते हैं, ता वर्ग को दंत कहते हैं और पा वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। और ये जो चारों तरफ जो इधर वाला बचा हुआ 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5, इसको हम नासिक्य कहते हैं। अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ठीक है। इसमें नाक का कहीं कहीं प्रयोग हो रहा है। नासिक्य को मैंने बताया था कि नाक और मुंह दोनों से निकले तो नासिक्य कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, दोहराएंगे तो और क्लियर होगा। थोड़ा सा फारसी वर्ड देख लेते हैं। फारसी वर्ड बेसिकली जो होता है ढा और ढा मैंने बताया था, इसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं, द्विगुत या आगत व्यंजन कहते हैं। तो यही है फारसी वर्ड, ठीक है। अंग्रेजी में ओ को आ कहा जाता है, मतलब ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। ओ को नहीं लिखा जाता अंग्रेजी में, ठीक है। और पार्श्विक ला होता है, प्रकंपित रा होता है। रा को मूर्धन्य कहते हैं। देखिए मूर्धन्य कहने का मतलब क्या है, मैंने एक चीज़ आपको यहाँ बताना भूल गया, बता रहा हूँ आपको। देखिए कंठ किसको कहते हैं? जो इसका का जब आप बोलेंगे तो कंठ से हल्का हल्का वाइब्रेट करेगा कंठ के पास, तो का वर्ग होता है जहाँ कंठ जो है हल्का सा वाइब्रेट करे। तालु कंठ के ऊपर होता है, ठीक है। जो चा, छा, जा, झा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जीवा जो है, जीवा का अंदर वाला सिरा जो मिडिल सिरा होता है, जीवा के 3 भाग होते हैं ना, तो जीवा का जो मिडिल सिरा होता है वो कंठ के आगे ऊपरी भाग में तालु में आके टकराता है, ठीक है। चा, छा, जा, झा, कहीं ना कहीं वो टकरा रहा है वहाँ, अगर आप कोशिश करके देखेंगे तो दिखेगा। उसके बाद मूर्धा, मूर्धन्य जो होता है ये जीभ मुड़ करके आपकी जा करके तालु से टकराती है, ठीक है। तालु से ये जीभ का बीचे वाला सिरा अगर टच करे तो वो तो है तालु, लेकिन मूर्धन्य जब जीभ मुड़ करके जा करके ऊपर की तरफ टकराती है तो मूर्धन्य कहलाती है, ठीक है। उसमें आता है टा, ठा, डा, ढा। एक चीज़ और है, जीभ मुड़े या जीभ बहुत ज़्यादा प्रकंपित करे, जैसे रा,
तो वहाँ पर क्या होगा, मूर्धन्य होगा। जीव बहुत ज़्यादा प्रकंपित करे, ठीक है, या जीव जो है जा करके ऊपर मूर्धन्य में मिले तो उसे हम मूर्धा कहेंगे। तालु पे टकराए तो जाकर मूर्धा, उसको मूर्धन्य कहेंगे, ठीक है। दंत किसको कहते हैं, जो जीवा जो है जो दांत से टकराती है। तो ता था दा धा धा, जीवा यदि ओष्ठ से या बिना ओष्ठ की सहायता से कोई बोले जाए तो उसे हम जो ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम ओष्ठ वाला का, जैसे पा फा बा भा। अब बिना आप उसको ओठ को टिप किए जो है आप इसको बोल ही नहीं सकते हैं। माँ एक नासिक्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकंपित जो होता है वो रा होता है, इसको हम मूर्धन्य के नाम से भी जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि जब जीभ बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करे तो मूर्धन्य होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन तो वही है, उत्क्षिप्त द्विगित या आगत या फारसी वर्ड जो होता है यही होता है, तुर्की वर्ड यही है। मुर्दा होने की पहचान जीभ प्रकंपित हो अथवा मुड़े तो मूर्धा कहलाती है, तालु में जाकर के मुड़ती है, वही चीज़ ने बताया है। वायु संवेग के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। वायु संवेग के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, अभी तक तो जो है रचना के अनुसार था, वायु संवेग के आधार पर देखेंगे तो इस आधार पर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। मुख से यदि कम हवा निकले तो अल्प प्राण कहलाता है, जब मुख से ज़्यादा हवा निकले तो उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं, ठीक है। कैसे देख करते हैं, आइए देखते हैं। अल्प प्राण किसको कहते हैं, मुख से थोड़ा हवा निकले, प्राणवायु, ठीक है। अर्थात उच्चारण के समय कम हवा अथवा छोड़ी जाए तो उसे अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। अल्प प्राण ध्वनियाँ निम्नलिखित होती हैं, तो स्पर्श व्यंजन में 1 3 5 होती हैं, ठीक है। जो काखा गाघा अंगा है ये पूरा आप 25 गिन लेंगे तो उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं स्पर्शी होती है और मुख जीवा सभी से स्पर्श करके वो निकलती रहती है, इसलिए उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और पूरा का पूरा तो अल्प प्राण का होता है, तो स्पर्श व्यंजन काखा गाघा अंगा है तो उसमें का खा गा घा अंगा, तो पहला तीसरा और पांचवा 5 के कड़ी में होते हैं, जैसे एक सपोज का है खा गा घा अंगा, तो 5 होते हैं ना। ऐसे 5 की कड़ी में पहला तीसरा पांचवा अर्थात विषम संख्या में जो लिया जाएगा वो अल्प प्राण होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 3 5 अल्प प्राण, 2 4 महाप्राण, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है। 1 3 5 अल्प प्राण, 2 4 महाप्राण, स्पर्श व्यंजनों में याद रहेगा आपको। उसके बाद यार अलावा अंतस्थ व्यंजन, प्राण के को वायु को अंदर लेना अंतस्थ होगा, ठीक है। या रा ला वा व्यंजन, सारे अंतस्थ व्यंजन जो होंगे वो क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे, ठीक है। सारे अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होंगे और स्पर्श व्यंजन में 1 3 5 जो होगा वो भी अल्प प्राण माने जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा, दोहराइए, कई बार दोहराइए तभी क्लियर होगा। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। अब थोड़ा महाप्राण के बारे में देखेंगे। महाप्राण क्या होता है, वर्णों के उच्चारण के दौरान तेजी से वायु ली अथवा छोड़ी जाए उसको महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक स्पर्शी वर्ण में 2 और 4 जो होता है महाप्राण कहलाता है, ठीक है। तो खा और घा मैंने बताया था, का खा गा घा अंगा, तो पाँचों में 1 3 5 तो हो गए, बाकी 2 और 4 जो बचे वो क्या हुए, अल्प महाप्राण हुए। सॉरी यहाँ अल्प प्राण लिखा है, यहाँ पर महाप्राण होगा, ठीक है। महाप्राण होंगे 2 और 4, यहाँ पर वो चीज़। संघर्षी व्यंजन भी महाप्राण होता है, तो शाखा शाहा जो है वो महाप्राण है। जितने संघर्षी व्यंजन हैं महाप्राण हैं, और स्पर्श व्यंजन में 2 और 4 महाप्राण हैं, ठीक है। अल्प प्राण कौन कौन से हैं, स्पर्शी व्यंजन में 1 3 5 अल्प प्राण हैं और अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण हैं। अर्थात जो वायु अंदर ली जाए लेकिन छोड़ी बहुत धीमे से छोड़ी जाए उसको हम अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। यही समझ लीजिए आप वहाँ पे। प्रत्येक स्वर वर्ण ना तो अल्प प्राण होता है और ना महाप्राण होता है। जितने स्वर वर्ण होते हैं उसमें से कोई भी अल्प प्राण और महाप्राण नहीं होता है, वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो संघर्षी व्यंजन आपको शाखा शाह पता ही होगा, इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से संघर्षी व्यंजन है, कौन से अंतस्थ व्यंजन है, कौन से द्विगुत या आगत व्यंजन है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। स्पर्शी व्यंजन भी 25 तो लिख करके याद कर लीजिएगा, लिखेंगे तभी वो याद ही होगा। तारत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, जैसे कि कितना तीक्ष्ण होता है कौन सा वर्ण, तो उसके आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है घोष या सघोष
और दूसरा होता है अघोष। घोष वर्ण या सघोष वर्ण किसको कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा हो, तारत्व और प्रकंपन बहुत अधिक पैदा हो, उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, जो जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि स्पर्श व्यंजन टोटल 25 हैं, मूल जो है वहाँ पे 16 हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते ही हैं। तो स्पर्शी व्यंजन में 3, 4, 5 को हम घोष या सघोष कहते हैं। तो घोष या संघोष एक ही वर्ड होता है। ठीक है, उसमें अघोष अलग है। वो आ मतलब होता है किसी चीज़ को नकारना। ठीक है, आप इसको समझ अलग करने के लिए समझिए कि मैं तो इसी तरह याद करता हूँ। अघोष का मतलब होता है कि उसका विपरीत, सघोष या घोष का विपरीत जो होता है अघोष होता है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो घोष वर्ण किसको कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण में प्रकंपन बहुत ज़्यादा पैदा हो, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन 3, 4, 5 ही होंगे। ठीक है, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन या अलावा घोष वर्ण हैं। जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं वो घोष वर्ण हैं। संघर्षी व्यंजन में सिर्फ हा जो है ये घोष माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लेकुना है, इसको समझिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा। या रा ला वा के साथ संघर्षी व्यंजन का हा भी जो है वो घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। प्रत्येक स्वर वर्ण भी घोष वर्ण हैं। तो जितने स्वर वर्ण हैं वो घोष, अल्प प्राण और महाप्राण वायु संवेग के आधार पर स्वर वर्णों को नहीं लिया जाता था, लेकिन अब इसमें संघर्षी वर्ण हा और प्रत्येक स्वर वर्ण भी घोष वर्ण आएंगे, घोष या सघोष आएंगे। घोष मतलब जो तारतम्य और प्रकंपन ज़्यादा उत्पन्न करे। ठीक है, यहाँ पर क्लियर होगा। यहाँ पर आप रुक करके एक दूसरे को समझाइएगा और इसको समझने का प्रयत्न करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और 3, 4, 5 345 को याद कर लिए। स्पर्शी व्यंजन में 345 और अंतस्थ व्यंजन तथा हा और अलग से संघर्षी व्यंजन का हा तथा प्रत्येक स्वर वर्ण जो होता है वो घोष वर्ण होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आप इसको दोहराएंगे तभी आपको आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। अघोष वर्ण किसको कहते हैं? जिसमें प्रकंपन या तारत्व कम उत्पन्न हो या ना उत्पन्न हो, उसको हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन में काखा गागा अंगा वाले में कौन सा है? तो पहला और दूसरा है। जैसे कि का, खा, चा, छा, जा, झा, नहीं सॉरी चा, छा, उसके बाद टा, ठा। तो पहला और दूसरा मिलकर के क्या होंगे? अघोष वर्ण होंगे। तथा संघर्षी व्यंजन में शा, शा, सा। ठीक है, तीनों जो प्रकार के इसका प्रोनाउंसिएशन आई होप मुझे ठीक तरीके से ना आ रहा हो तो क्षमा करिएगा, लेकिन सा, शा और सा, 3 प्रकार के जो सा हैं ये सभी के सभी जो है संघर्षी व्यंजनों के अघोष वर्ण कहलाएंगे। इसमें प्रकंपन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। तो कंठ कौन सा होता है? तो का, खा, गा, घा, अंगा, आ और हा तथा विसर्ग भी कंठ के अंतर्गत आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। तालु चा, छा, जा, झा, इया, ई, श या ई सी जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, मूर्धा टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, री, रा और सा। देखिए मूर्धा मैंने बताया था कि जो री जीभ प्रकंपन कर रहा है, रा, सा कहीं ना कहीं ये भी प्रकंपन उत्पन्न कर रहा है। हालांकि ये जो सा है, अब यहाँ पे देखिए लेकुना देखिए, मतलब दिक्कत देखिए या विरोधाभास देखिए कि जो सा है ऊपर तारत्व के आधार पर सा जो है किस में आता था? अघोष में आता था, लेकिन देखिए यहाँ पर सा को मूर्धा दे दी है। कहीं ना कहीं सा जो है वो प्रकंपन उत्पन्न कर रहा है। तो दिक्कतें कहीं ना कहीं हैं। अब इसको समझने समझाने की क्या मतलब है, रखा गया है तो आप उसको याद कर लीजिए। दंत में तो जहाँ पर जीवा दांत से टकराए तो ता, था, दा, धा, ना, ली, ला और सा कहीं ना कहीं ये दंत हैं। तो ली, ला और सा। ला आपसे पूछे तो ला, ला कहीं ना कहीं जो है वो टकरा रहा है दांत के इंटरनल पार्ट से। ओष्ठ आप जानते हैं, पापा बाबा माँ। ऊ दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों को मिलकर के तो क्या होगा? वाह वाह वाह। देखिए दांत और ओष्ठ दोनों में। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ओ और औ। तो कंठ और ओठ जो है दोनों यहाँ पर वाइब्रेट कर रहे हैं या घूम रहे हैं।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए कंठ तालु क्या है, तो कंठ और तालु जहाँ पर दोनों टकराएं, मतलब जीवा का ऊपरी सिरा जा कर के तालु से टकराए और कंठ का भी प्रयोग होता है। ए देखिए ए कहीं ना कहीं जीवा का ऊपरी सिरा और कंठ का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। अब आप हमें उत्तर में आप कमेंट लाइन लिख के बताइए कमेंट लाइन में कि ए किससे मिलकर के बना होता है। ठीक है, मैं एक ए वाला बता दे रहा हूँ, ए आप बताइएगा। तो आ और ई के मिलने से ए बनता है। ठीक है, अब छोटा ए होता है, बड़ा ए नहीं होता है। अब आइए बताइए आप कैसे बनता है। ठीक है, कंठ मूर्धा किसको कहते हैं? छा होता है, कंठ और मूर्धा छा होता है। छा मिलके किससे बनता है? तो छा जो मिलकर के बनता है आधा का और किससे? खटकोट वाले सा से मिलकर के बना होता है। ठीक है, दंत मूर्धा त्रा होता है, कंठ मूर्धा छा होता है। समझ ले कि छा का है, तो छा जो है कंठ और मूर्धा है। कंठ का वाला कंठ होता है, आपको पता होगा ना, और ये जो सा है ये मूर्धन्य होता है। ऊपर देखिए ये सा वाला, ये देखिए मूर्धा बताया गया कि नहीं बताया गया है। ठीक है, तो सा जो होता है मूर्धा होता है, इसलिए कंठ मूर्धा दोनों यहीं से मिलकर के बना है। तो का वाला तो कंठ हो जाएगा और सा वाला मूर्धा हो जाएगा, तो इसको कंठ मूर्धा जोड़ करके बना दिया गया है। त्रा को आप समझे क्यों बना, क्योंकि कंठ मूर्धा, यही कारण है। अब जैसे त्रा किससे मिलकर बना है? आधा ता है, ता का मतलब हुआ दंत और रा हुआ मूर्धा, रा मूर्धन्य है तो दंत मूर्धा हो गया। नासिक में अंगा, या, ड़ा, ना, मा सब नासिक के है। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन करके देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आप समझेंगे उतना ये समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये है सा, ये है बड़ा वाला सा, तो छोटा वाला सा जो होता है दंत होता है। ठीक है, इसको देखने के लिए आप हाँ कर लीजिए। ये छोटा वाला सा जो होता है ये दंत होता है, सा बड़ा वाला सा तालु होता है। ठीक है, छोटा वाला सा दंत, इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए, चाहे जैसे अपने दिमाग में इंटर करिए। छोटा वाला सा दंत होता है, बड़ा वाला सा सलजम वाला सा जो होता है वो तालु होता है, और सा जो है वो मूर्धा होता ही है। तो इसको तो आपको याद ही हो गया है। ये दोनों आप याद कर लीजिए कि छोटा सा जो होता है सपेरा वाला वो दांत होता है, क्योंकि सांप के दांत होते हैं और दांत से सांप काटता है। ठीक है, आप जब बचपन में रहे होंगे तो सा से सपेरा, जो सांप दिखता होगा दांत निकाल के खड़ा रहा होगा। ठीक है, तो उसी से आप दंत याद कर लीजिए। और बड़ा वाला जो है आप सलजम देखे होंगे, सलजम। ठीक है, सलजम को किससे काटेंगे? हालांकि तालु तो दांत से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन सलजम आप याद कर लीजिए इसको अलग से कि ये तालु है। ठीक है, कहीं ना कहीं से सलजम, बड़ा वाला सलजम जो है वो तालु से टकराता है जाकर के, सलजम में ताल है। ठीक है, कहीं ना कहीं से आप देख लीजिए। मूर्धा की पहचान जीभ मोड़े या जीभ वाइब्रेट करे। ठीक है, काकल्य वर्ण हा हो जो है एक काकल्य वर्ण या स्वर यंत्र मुखी वर्ण है। अब इसका क्या मतलब होता है तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए कि काकल्य वर्ण या स्वर यंत्र मुखी वर्ण एक ही है। ठीक है, स्पर्श एवं संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? अर्थात स्पर्श व्यंजन भी हो तथा संघर्षी भी हो तो चा, छा, जा और झा, ऐसे 4 वर्ण हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं? तो चा, छा, जा, झा, मतलब जितने भी तालु के हैं ये क्या हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं, इसको आप जान लीजिए। ठीक है, अब तालु से कोलोरेट कर लीजिए सा वाला, कहीं ना कहीं वो इससे मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ समृत वर्ण हैं। ठीक है, ए और ओ अर्ध समृत वर्ण हैं, और वृत्त वर्ण मतलब खुला वर्ण क्या होता है? वो आ होता है। ठीक है, तो बस आज व्यंजन खत्म हो गया। आई होप यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जो समझ में बहुत बेहतर तरीके से आई हैं उसको समझने का प्रयत्न करें, और जो नहीं समझ में आई हैं उसको कमेंट लाइन में लिखिए, मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, नमस्कार।